एपिसोड की शुरुआत में वूजी कहता है मुझे माफ़ करिएगा अंकल, मैं आपके पास इतनी देर से आ रहा हूँ। वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये सब छोड़ो, वैसे तुम्हारे डैड कहाँ पर हैं? वूजी उन्हें बताता है जब वो छोटा था तब किसी बीमारी की वजह से उसके डैड नहीं रहे। ये बात सुनने के बाद अंकल को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहते हैं क्या, मगर कैसे? वूजी उनसे कहता है अंकल आप शांत हो जाइए, आप ज़्यादा दुखी मत होइए। अंकल कहते हैं तो तुम्हारी मदर का क्या हुआ? उसके लिए ये सब सहन करना बहुत मुश्किल होगा। वो कहता है हाँ, मेरी मदर को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वो सोच रहा होता है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में मेरी वजह से मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। वूजी कहता है लेकिन अभी से मैं अपनी मॉम को कोई भी तकलीफ़ नहीं देने वाला हूँ। वो कहता है हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। वूजी उन्हें यह भी बताता है कि उसकी एक छोटी बहन है, लेकिन वो उसकी खुद की बहन नहीं है, वो उसके फादर की फ्रेंड की बेटी है। जब उसके फादर के फ्रेंड टपकने वाले थे तब उन्होंने अपनी बेटी की पूरी जिम्मेदारी इसके फादर को दे दी थी, वूजी के फादर को। वो अंकल कहते हैं तुम्हारे फादर के बेस्ट फ्रेंड की बेटी, क्या उसका लास्ट नेम मे है? वूजी कहता है मेरी मदर कभी भी इसके बारे में बात नहीं करती है खुल के। वो कहता है मुझे पूरा यकीन है कि वो ज़रूर अच्छी लड़की होगी, अगर मुझे कोई मौका मिला तो मैं तुम्हारी बहन से ज़रूर मिलना चाहूँगा। वो कहते हैं वूजी को तुम्हें जल्द से जल्द डीडू टाउन को छोड़कर यहाँ से चला जाना चाहिए, अगर मू फैमिली को पता चलेगा तो। वूजी कहता है अंकल आप ये क्यों चाहते हैं कि मैं मू फैमिली से ना मिलूं? मैं उनसे हमेशा भागता क्यों रहूं? उन्होंने ही आपको यहाँ इस जगह पर भेजा है। अंकल उसे एक कहानी बताते हैं। अंकल कहते हैं ये उस वक्त की कहानी है जब तुम पैदा हुए थे। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे साथ साथ अंकल एयर का भी बच्चा पैदा हुआ था, तुम दोनों सेम टाइम पे थे। जब तुम छोटे थे, ये उस वक्त की बात है, तब तुम लगभग मरने की कगार पे थे, क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई थी कि तुम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ताकतवर होगे, तुम बिल्कुल किसी गॉड की तरह पावरफुल रहोगे, जिसकी वजह से चाइना में बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। उसके बाद एक एक करके जो लोग भी तुम्हारा ख्याल रखते थे उन सभी के साथ कुछ न कुछ हादसे होने लगे, और उसके अलावा पूरे चाइना के अलग अलग हिस्से में बहुत सारे अलग अलग और अजीब तरीके के हादसे होने लगे। सभी लोग इसका दोष तुम्हें ही देते थे। मैंने डीटू टाउन को छोड़ दिया ताकि मैं किसी ऐसे शख्स को ढूंढ सकूं जो ये प्रूव कर दे कि तुम इनोसेंस हो, तुमने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन उसी चक्कर में मैंने एक एक्सीडेंट में अपना पैर गंवा दिया। लेकिन मुझे ये पता चल गया था कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। ये सब किया कराया किसी और का नहीं बल्कि यैन फैमिली के किसी बंदे का था। यैन फैमिली उस वक्त की सबसे बड़ी फैमिली थी उस सिटी में, और डीडू सिटी में उन्होंने ये अफवाह फैलाई थी कि जो लोग भी वूजी के आसपास रहेंगे उनके साथ ये सब हादसे होते रहेंगे। ये सब उस लड़की का प्लान था। वूजी समझ जाता है और वो कहता है यामो, जहाँ तक मुझे याद है वो अंकल एयर की वाइफ थी, लेकिन वो ये सब क्यों करेगी? अंकल कहते हैं मुझे नहीं पता है। यान फैमिली जब अपनी पावर्स को बढ़ा रही थी, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए जब वो लोग ऐसा कर रहे थे तब मू फैमिली यान फैमिली के कंट्रोल में थी। वूजी कहता है अंकल मैं यहाँ पर पूरी तैयारी करके आया हूँ, अब मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर है, मैं उन्हें पाई पाई चुकाने का एहसास दिलाऊंगा। अंकल उससे कहते हैं कि लापरवाह मत बनो और ऐसे जल्दबाजी में तो कोई भी कदम उठाना सही बात नहीं रहेगा। वूजी उनसे कहता है अंकल क्या आप मेरी पावर का एक छोटा सा नमूना देखना चाहेंगे? वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे वहाँ सामने वाली छोटी सी लेक में एक वोटेक्स बन जाता है। वो वोटेक्स काफ़ी बड़ा होता है। अंकल कहते हैं तुम तो, वो कह ही रहे होते हैं तभी उस लेक में से जितनी मछलियाँ होती है वो सभी मछलियाँ बाहर निकल जाती है। अंकल खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम तो एक वुजुन हो। वो लड़की कहती है क्या मूली एक वुजुन है? वुजुन बनना तो इतना आसान नहीं है ना। वूजी कहता है हाँ हाँ मैं एक वुजुन ही हूँ। ये बात सुनने के बाद अंकल बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहता है ये तो सचमुच कमाल की बात है मेरा नेफ्यू, ये तुम तो सचमुच। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो बोल ही नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं सचमुच ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तुम इतने यंग एज में एक वुजुन बन चुके हो। वूजी उन दोनों को यहाँ पे अपने पास बुलाता है और वो उनसे पूछता है क्या तुम दोनों अंकल को अपना एडॉप्टिव फादर मानते हो? अंकल वूजी से कहते हैं देखो मैं अभी किसी भी काम का आदमी नहीं रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो दोनों अंकल के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमने हमेशा से आपको अपनी फैमिली की तरह माना है और हम आपको हमेशा से अपने फादर की तरह ही मानते आए हैं। अंकल कहते हैं अरे बस बस बहुत हो गया, अब तुम लोग खड़े हो सकते हो। वो लोग खड़े हो जाते हैं और फिर वो हरा शर्ट वाला बंदा कहता है वैसे अब हम मास्टर मू के रिलेटिव्स बन चुके हैं, तो ऐसा बोलने का मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। वूजी उनसे कहता है तुम्हें मुझे मास्टर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों अब अंकल को अपना एडॉप्टिव फादर मानते हो।
तो उनके बेटे बेटी होने के अनुसार तुम लोग मुझे अपना भाई मान सकते हो। तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और वो उन तीनों से कहता है, तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई, तुम तीनों यहाँ पे घुस कैसे गए। अंकल कहते हैं, अपना मुंह बंद रखो, मैंने ही इन लोगों को अंदर आने के लिए कहा है। तो वो जो बंदा होता है वो कहता है, वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि ये लोग आपके गेस्ट हैं, प्लीज़ आप लोग अपनी बात कंटिन्यू करें, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये बताओ 2 दिन मिस किया या फिर नहीं मुझे। वूजी अंकल से कहता है, वो बंदा जो अभी भी यहाँ पे आया था, उसे यान फैमिली ने आपके ऊपर नज़र रखने के लिए भेजा है, आखिर आप अब तक उसके साथ क्यों हैं। अंकल कहते हैं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, जितनी मेरी अभी करंट स्ट्रेंथ है इसमें यही अच्छा रहेगा कि मेरे और ज़्यादा दुश्मन ना बने। वूजी कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ। इधर हमें युवान वू को दिखाया जाता है जो कि युवान फैमिली का एक मेन मेंबर होता है। आपको ये हाउसकीपर याद है, ये इसे सभी बातें बता रहा होता है कि कैसे वूजी ने उस टकले को हराया था। सीन चेंज होता है, अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। कंपटीशन भी अब शुरू होने वाला होता है। यहाँ हमें युवान फैमिली के पैट्रिज को दिखाया जाता है जो इस कंपटीशन के जज भी होते हैं। अब कंपटीशन शुरू होने वाला होता है और जिस पहले कैंडिडेट का पर्ची में नाम आया होता है उसका नाम है मू। वो लोग कहते हैं, आखिर इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो सकता है। वूजी उस बंदे से कहता है, लगता है ये सब तुम्हारे अंकल की सोची समझी साजिश है। अब वूजी के अपोनेंट का सिलेक्शन हो रहा होता है। वो बंदा लिस्ट निकालने ही वाला होता है कि किसका नाम आने वाला है। वूजी रिंग में पहुंच के कहता है, जिसे भी आना है आ जाना, सब लोग एक साथ ही आ जाओ, क्यों एक एक करके आओगे। सभी लोग कहते हैं, तुम कितने ज़्यादा घमंडी हो, तुम हम सभी लोग को एक साथ चैलेंज करना चाहते हो। ये लंबी चोटी वाला अपने डैड से कहता है, ये जो बीच में बूढ़ा हुआ है ये इसके डैड है। वो उनसे कहता है, क्या ये बंदा यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं जानता है। और वो मनी मन सोच रहा होता है, अच्छा होगा ना ये जल्दी टपक जाए तो। और इधर दूसरी तरफ हमें उस अंकल को दिखाया जाता है जो उस लड़के के डैड होते हैं। उस वक्त पहले वाला सीट में वो उससे सारी बातें बताते हैं, इसका नाम मूली है, इसके पास पावर तो है लेकिन ये बहुत ज़्यादा घमंडी भी है, तो ये जैसा कह रहा है हमें वैसा करने देना चाहिए, क्योंकि इसकी जान की परवाह हमें क्यों रहेगी, हमें इसकी जान का इंश्योरेंस नहीं करके रखना चाहिए। वो जो बुढ़ा होते हैं वो वूजी से कहते हैं, तुम जानते हो ना सभी लोगों से एक साथ लड़ना कोई जोक नहीं है। वूजी उनसे कहता है, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, ये मेरा फैसला है और अपनी जान की परवाह मैं खुद कर लूँगा। अब जबकि वूजी को आपत्ति होती ही नहीं है तो वो भी इस फैसले के लिए हाँ कर देते हैं। इधर सभी लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन पहले जाएगा, क्योंकि सभी लोग साथ में नहीं जाना चाहते थे। वो लोग स्टोन पेपर सीजर से ये डिसाइड करते हैं कि कौन सबसे पहले जाएगा। और इधर जो सबसे पहला बकरा होता है वो ये बंदा होता है जो वूजी के हाथों चढ़ने वाला होगा। अब ये बंदा स्टेडियम में धांस को एंट्री मारता तो है, ये वूजी पे हमला भी करता है, लेकिन वूजी के सिर्फ एक छोटे से हमले से ही स्टेडियम से बाहर जाकर धड़ाम से गिर जाता है। इस हमले को देखने के बाद वहाँ की सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, यहाँ तक कि जज भी सोच रहे होते हैं, काफ़ी कमाल का बंदा है ये। अब हम देखते हैं वहाँ के सभी लोग पूरे फायर अप हो जाते हैं और वो लाल बाल वाला कह रहा होता है सभी से, चलो इस पे हम सब मिलकर एक साथ हमला करने के लिए चलते हैं। सभी लोग आगे बढ़ते हैं। वूजी कहता है, तुम लोग सब साथ में आना चाहते हो, चलो मेरे लिए तो ये अच्छी बात है। सबसे पहले वहाँ के 2 मेन मेंबर्स आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वूजी अचानक से गायब हो जाता है। वो उन दोनों के पेट पर एक ज़ोरदार घुसा मारता है जिसमें इतनी पावर होती है कि वो जैसे ही दीवार पर टकराते हैं वहाँ एक ज़ोरदार धमाका हो जाता है। इस पावर को देखने के बाद तो वो लंबी चोटी वाला हिल ही नहीं पा रहा होता है, उससे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ। वूजी उस बंदे से पूछता है, क्या और लड़ना है। वो कहता है, अरे नहीं भैया, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। वूजी आराम से स्टेडियम में थोड़ी देर के लिए खड़ा रहता है, कोई भी नहीं आता है। उसके बाद वूजी कहता है, तो क्या किसी और को मेरी जीत से एतराज़ है, अगर है तो आ जाओ स्टेडियम के अंदर। नहीं आता है कोई भी और फिर उसके बाद उसे विनर घोषित कर दिया जाता है। लेकिन उस लंबी चोटे वाले को एतराज़ होता है, वो कहता है, नहीं मैं इसकी इस जीत को नहीं मानता हूँ, मुझे ऑब्जेक्शन है। वो सभी लोगों को बताने लगता है कि कैसे 3 दिन पहले उसने इसकी फैमिली के बारे में बुरा भला कहा था, उसने उस टकलू को भी बहुत बुरी तरीके से मारा था, और यहाँ तक कि ये जो इस मैच को जीता है इसमें भी इसने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल किया होगा जिसे इसने यूट्यूब पे सर्च करके देखा था। वो हरा शर्ट वाला बंदा कहने लगता है, तुम ये क्या बकवास की बातें कर रहे हो, मास्टर वूजी एक वूजून है। तभी उसके पीछे जो भी बंदे होते हैं वो कहने लगते हैं, अगर वो सचमुच एक वूजून है तो उसका नाम लिस्ट में क्यों नहीं है। वो लंबी चोटी वाला अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जाओ और उस बंदे को पकड़ लो। वो सोच रहा होता है, भले ही इसने मेरा प्लान खराब कर दिया तो क्या हुआ, मैं इसे इस बात का इतना अफसोस दिलाऊंगा कि ये फिर कहीं मेरे काम के बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। वो सभी लोग जाते हैं और वूजी को घेर लेते हैं और एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। सॉरी यार, अभी भी गला उतना ठीक नहीं है, इसलिए इससे ज़्यादा एपिसोड आज के लिए नहीं हो सकता है, कल